हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम बिहार स्टाफ नर्स के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे और ये जानेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे और जाते जाते मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है और किस लेवल की करनी है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं तो चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। हाँ जी भाई, सीधी सी बात है, चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। अगर मैं इस चयन की प्रक्रिया पे बात करूं तो चयन की प्रक्रिया यानी कि लिखित प्रायोगिक परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। समझ गए सारे के सारे। आपका टेस्ट होगा, लिखित एग्जाम होने वाला है और कार्यानुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों में मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। अब देखो तैयार कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होने वाला है। सीबीटी 75 अंक का होगा। टोटल कितने अंक का होगा? 75 अंक का, ठीक है। इसके अलावा फिर बोनस भी दिया जाएगा इसके अंतर्गत। देखो, जैसे कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि इनमें अगर कार्यरत है या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स से संबंधित पद हैं तो उनके लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, यानी अगर आपके पास आपने संविदा पे काम किया है, बिहार स्टाफ नर्स बिहार के अंतर्गत संविदा पे काम किया है तो आपको अगर 1 साल काम किया है तो 5 अंक मिलने वाले, 2 साल काम किया है तो 10 अंक मिलेंगे, 3 साल काम किया है तो 15 मिलेंगे, 4 साल काम किया है तो 20% और मैक्सिमम अगर 5 साल किया है तो 25 अंक मिलेंगे। उसके बाद कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने तो 10 साल काम किया है मेरे को तो 50 दे दो, नहीं। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि 25 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर के पश्चात अनुपस्थित अंक जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे आपके कुल टोटल 100 अंक बन के निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 100 अंक बन के यहाँ पे निकलते हैं। ये बात याद रखिएगा, सीबीटी 75 नंबर का ही होगा, 25 नंबर बोनस रखे गए हैं इसके अंदर, ठीक है। जो अलग अलग तरीके के जो बोनस होते हैं, कोई अवस्थित सरकारी कर्मचारी है, मान लीजिए कोई पंचायती राज संस्थान में लगा हुआ है, कोई संविदा पे काम कर रहा है, तो उन बच्चों को क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत बोनस दिया जाएगा, ठीक है। अगर 1 साल काम किया है तो 5, 2, 10, 3 पे 3 साल काम किया तो 15%, इस हिसाब से दिया जाएगा। क्लियर। अगला मैं बताऊं, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्तांकों में उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो उसे 50 गुणा 75 यानी 37.5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपको यहाँ पे टोटल अंक मिल रहे हैं उसको 0.75 से गुणा कर दिया जाएगा, याद रखना। और उसके बाद जो आपके अंक आएंगे उस बेसिस पे मेरिट बनेगी। मान लीजिए आपके 70 आ रहे हैं तो 70 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अंक निकल के आएगा उस बेसिस पे यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी, ये भी याद रखना, ठीक है। परंतु संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तस्मै बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सगय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे। उसके बाद फिर सरकार ने अपने ऊपर अपने हाथ में सारी चीजें रखी है, ठीक है, ये याद रखना। लिखित प्रायोगिक परीक्षा का सीन क्या रहेगा? आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रायोगिकता परीक्षा आयोजित करवाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा इसके अंतर्गत। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है? तो देखो, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके? 100। बहुविकल्पिक का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज। क्या मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज होंगे? प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। जो बच्चे कहते हैं कि हम जीएनएम वाले हैं हमको तो हिंदी में चाहिए, कोई कहता है कि हम बीएससी नर्सिंग वाले हमको इंग्लिश में चाहिए, तो दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, याद रखना। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल अंक 100 होंगे, ठीक है, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे सवाल समझना, ये कह रहा है 2 घंटे के अंदर आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं, 120 मिनट के अंदर आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं और टोटल 100 अंक होंगे उसके अंतर्गत। इसके द्वारा विभाग द्वारा जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी जीएनएम के पाठ्यक्रम के अनुसार, देखो जीएनएम के पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएनएम का जो पाठ्यक्रम होगा उस बेसिस पे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, ऑलरेडी इसके अंतर्गत डाल दिया है, ठीक है। हाँ, पाठ्यक्रम जो है सिलेबस कौन सा रहने वाला है वो इस वेबसाइट पे डाल दिया है, अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। उक्त परीक्षा 1 से अधिक पारियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एक पारी में काम नहीं होगा क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो 1 से अधिक पारियों में एग्जाम लिया जाएगा, याद रखना।
एक से अधिक पालियों में प्रयोग किया जाने के कारण परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। जैसा कि अभी आपने हाल ही में आरआरबी की एग्जाम लगी है, तो बच्चों ने बोला है कि पहली शिफ्ट का पेपर इजी था, सेकंड का थोड़ा टफ था, और सर थर्ड शिफ्ट का तो थोड़ा सा ज्यादा ही टफ था है। लेकिन सर अब क्या ऐसा हो जाएगा कि जो पहली शिफ्ट के जो इजी एमसीक्यूज दिए उनका हो जाएगा और हमारा नहीं होगा? नहीं बेटा, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इसके अंतर्गत आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, याद रखना। परीक्षा में गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? तो नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, 1 अंक देय होगा सही उत्तर पे, और प्रत्येक पे 0.5 यानी 1/4 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंतर्गत, ठीक है। ये भी बात याद रखना। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा इसके अंतर्गत क्या होगा? परिणाम निकलेगा, ये भी बात याद रखना। अब यहां पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि आप कितने अंक पे एलिजिबल होंगे। तो देखो, सामान्य वर्ग है वो 40% अंक लाएंगे तो एलिजिबल है, पिछड़े वर्ग हैं वो 36.5% लाएंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, निःशक्तिकरण ग्रस्त, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, ये एलिजिबल है, ठीक है। हाँ, मतलब इतने तो लाने चाहिए, एलिजिबल हैं फिर आप, ठीक है। ये बात याद रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इतने अंक तो होने की आवश्यकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्धांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थियों को कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अरे कम से कम इतने तो आने ही चाहिए रे भाई, 32%, 40% जनरल वालों को 32%, 36.5%, इतने तो लाने ही लाने हैं। इसके बाद ही मेरिट बनेगी, नहीं तो फिर आप अयोग्य हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस कौन कौन से प्रकार से आने वाला है, ठीक है। हाँ, अब आपने बोला था ना कि सर वेबसाइट पे अवेलेबल है सिलेबस, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बेसिक साइंस आएगी, जनरल जो साइंस है आप लोगों के वो आने वाली है। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं सर, जनरल साइंस किस लेवल की आएगी? तो एनाटॉमिकली, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ये आ जाएंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्लिनिकल इंपोर्टेंस है, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, बहुत बढ़िया। डाटा कलेक्टिंग के वेरियस मेथड, डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाएंगे, डिस्क्राइब वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग, इसके अलावा रीड एंड इंटरप्ट प्रेस्क्रिप्शन टू केयर ड्रग अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, रिकॉग्निशन द टॉक्सिक सिम्टम्स रिलेटेड टू कॉमन ड्रग एंड पॉइजन। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन से सवाल आएगा, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस के लेवल पूछेंगे भाई, हेल्थ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन जरूरत होते हैं, डाइट प्लान पूछेगा आपसे कौन कौन सा है, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए भाई, छोटे के अंदर कितने क्या डाइट प्लान होना चाहिए, मॉडरेट के अंदर या अडल्ट के अंदर कौन सा डाइट प्लान यूज करना है, ओल्ड एज के अंदर कौन सा करना है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उससे प्रिवेंशन और उसका मैनेजमेंट का भी तरीका पूछेगा आपसे, थेराप्यूटिक डाइट के बारे में भी पूछेगा और वेरियस डिजीज कंडीशन के बारे में भी पूछेगा। उसके बाद साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक, क्या बात है, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक नर्सिंग से सवाल आएंगे सर, ठीक है। नॉर्मल एंड डेविएशन बिहेवियर का सवाल पूछ लेगा, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, सवाल आने वाला है, बिहेवियर के इस बारे में सवाल आएगा। इसके अलावा याद रखना नॉर्मल बिहेवियर प्रोवाइड गाइडेंस काउंसलिंग से रिलेटेड सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है, बिहेवियर के सवाल ज्यादा है। थेराप्यूटिक यूटिलाइजेशन ऑफ साइकेट्रिक, साइकेट्रिक का थेराप्यूटिक यूटिलाइजेशन किया जाएगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल उठ सकता है, ठीक है। हाँ, आईपीआर मेंटेन करना होता है ना, उससे रिलेटेड सवाल उठ सकता है, ये भी बात याद रखना। उसके बाद आपके आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीएचओ की एग्जाम के अंदर, याद रखना। डेस्क्राइब नर्सिंग एज ए प्रोफेशन है, नर्सिंग का स्कोप क्या है, एटिक्यूट्स क्या है, एथिक्स क्या है, इनसे रिलेटेड, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार क्या होता है, ठीक है, कंजेनाइटल और सेफ एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल बनेंगे, नर्सिंग प्रोसीजर से रिलेटेड सवाल बनेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड मेडिकेशन है, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं कौन कौन से रूट से करते हैं, कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड सवाल बन सकता है। इसके अलावा मेंटेन रिकॉर्ड पेशेंट एंड नर्सिंग केयर, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब आता है अपना सब्जेक्ट, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, क्या, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि अपने आप में एक मेन लीड रोल प्ले कर रहा है आजकल हर एग्जाम के अंदर, चाहे एमसीआर ले लो, चाहे नॉर्सेट ले लो, चाहे रेलवे का पहली पारी का पेपर ले लो, चाहे आरआरबी पैरामेडिकल के फील्ड वर्कर का पेपर ले लो, मोस्ट ऑफ देम सीएचएन के सवाल उठते हैं, याद रखना। पर्सनल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूट हेल्थ इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी के अंदर, यहाँ पे स्प्रेड ऑफ डिजीज यानी कम्युनिकेबल डिजीज पूछेगा, नीड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की नीड क्यों है पेशेंट को, फैमिली को और कम्युनिटी को। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स है, ठीक है, एवी एड्स, उसके बारे में, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन या सोशल पैथोलॉजी के बारे में सवाल करेगा।
डेमोस्ट्रेट स्किल के बारे में भी सवाल करेगा, मेडिको सोशल वर्कर के बारे में भी बहुत बढ़िया। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर टू मदर एंड चाइल्ड, एमसीएच जो सर्विस है अर्बन और रूरल, ठीक है, दैट इज एनआरएचएम और एनयूएचएम, दोनों के रिलेटेड इसके अंतर्गत भी सवाल पूछे जाएंगे, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट नीड ऑफ मेथड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड भी सवाल करेगा। देखो कम्युनिटी तो पूरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, ठीक है, हाँ कम्युनिटी तो मैक्सिमम पोर्शन अपने पास रखती है, याद रखना, ठीक है। और कम्युनिटी का हर एक लाइन से सवाल बनता है, तो आपको कम्युनिटी को तो पूरी घोल के ही पी के जाना है भाई, समझ गए सारे। घोल के पीने का मतलब होता है मैक्सिमम सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। अगला मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमएसएन, ये अपना एक अलग लीड रोल प्ले करती है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ बच्चों को, स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है ये, क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, सिंगल लाइनर नहीं पूछते। तो कॉजेज क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, किसी भी चीज के सिम्टम, ट्रीटमेंट, प्रोफाइलेक्टिक, कॉमन मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, पेशेंट को सेंटर्ड नर्सिंग केयर देना है। इसके साथ ही कॉमन मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन अफेक्ट कर रही है वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी को, प्रिपेयर ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी एंड असिस्ट इन ऑपरेटिव प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अनस्थेसिया से रिलेटेड सवाल पूछेगा आपसे, उसके इफेक्ट है और डेंजर क्या क्या होते हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछ लेगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, मतलब कहने का मतलब ये इमेज बेस्ड सवाल आ सकता है, अरे इक्विपमेंट पूछ सकता है, इमेज बेस्ड सवाल आ सकते हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो रिकॉग्नाइज एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसी यूजिंग द रिसस्टिटेशन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इंट्यूबेशन का सवाल आ सकता है आप लोगों से। इसके अलावा सपोर्ट एंड मेंटेन वाइटल फंक्शन से रिलेटेड सवाल पूछेगा। फर्स्ट एड प्रोवाइड कराएंगे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, इमरजेंसी में या एक्सीडेंट में कौन कौन से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ये भी सवाल पूछ सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड भी सवाल पूछेगा आप लोगों से, बैरियर नर्सिंग से रिलेटेड भी सवाल, कहने का मतलब है देखो जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये जो आपके जो सिलेबस है ये पर्टिकुलर साइट पे डाला है, ठीक है। हाँ और अगर पर्टिकुलर डाला है तो मतलब अगर इन्होंने डाला है तो मतलब ये इन्हीं से पेपर बनाएंगे, और इन्हीं से पेपर बनाएंगे तो आपको यही चीजें याद रखनी है। उसके बाद पीडियाट्रिक नर्सिंग आती है, उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आता ही है भाई, पीडियाट्रिक के अंदर पहला ही टॉपिक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल आपको यूज करना है, ठीक है। नियोनेटर चाइल्डहुड के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल डिसऑर्डर देखने हैं, इमरजेंसी नियोनेट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर इमरजेंसी क्या हो सकती है, ठीक है, एलबीडब्ल्यू बेबीज क्या होता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा याद रखना बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है आपके ओबीजी, ओबीजी आता है। ओबीजी के अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, परप्यूरियम क्या होगा, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराएंगे, एपिसियोटोमी है, डोमिसिलियरी सर्विसेज है, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रेक्टिकल इमरजेंसी क्या आ गई, ब्लीडिंग हो चुकी है, ठीक है। हाँ इसके अलावा फैमिली वेलफेयर एडवाइस, ठीक है, ये 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ओबीजी के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं अगले बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजन, एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग, ठीक है, ये भी याद रखना। जैसे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग तरह प्रकार से। ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न फॉर नर्सिंग कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन टू इम्प्रूव एफिकेसी ऑफ द स्टाफ, ठीक है। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, राइट, रेस्पॉन्सिबल एंड एडजस्टमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ, ये आप लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ते हैं अगर आपको याद है तो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के आते हैं, ठीक है। हाँ मेथड ऑफ टीचिंग एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर टीचिंग एप्लीकेशन का क्या मेथड रहेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड ये भी सवाल बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिलेबस पैटर्न है आप लोगों के लिए जो मैंने अभी आप सभी रसगुल्लों को बताया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है। और मैं आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देखो यहाँ पे है आप किस स्ट्रेटजी से काम करेंगे, ठीक है, या फिर अगर मैं स्ट्रेटजी को बात बताऊं, रणनीति, कौन सी रणनीति अपनाएंगे भाई, ठीक है। अगर रणनीति अपनानी है तो कुछ नहीं करना है, मैं बहुत बार बता चुका हूं बच्चों को, एक ही रणनीति अपनानी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रहेगी डेली, कंसिस्टेंसी के साथ ही डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इससे रिलेटेड ही याद रखना है आप सभी रसगुल्लों को कम से कम 6 से 8 घंटे की स्टडी करनी है,
और उसके बाद में आपका रिजल्ट निकल के आएगा कि आप सक्सेस हो जाएंगे सर। सफलता आपके कदमों में होगी, ये याद रखना। सागर सर कह रहे हैं, ठीक है, हाँ ये याद रखना। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, लगातार पढ़ते हैं, डेली एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और कम से कम डेली 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है, इसके अंदर कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे। ये वाला सिलेबस को निकाल लीजिए प्रिंट और एक एक टॉपिक को देखते जाइए कि ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, ठीक है, बेस्ट मेथड है, ठीक है, जिससे आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं और आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी। क्लियर, ये याद रखना। और आपकी तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग परिवार लेके आया आप सभी बच्चों के लिए बीआर स्टाफ नर्स का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच। कौन सा लेके आया बेटा? लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच लेके आया है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 6 मई 2025 से, ठीक है, अभी नया शुरू किया जाएगा 6 मई से। इसके अंतर्गत आप सभी बच्चों को शानदार और जानदार तरीके से पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कोर्स इसके अंतर्गत क्या करवाया जाएगा, हाँ ये याद रखना, क्या करवाया जाएगा, कवर अप करवाया जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस रहने वाला है 4500 रुपए, ठीक है। अर्ली बिड ऑफर है, अगर आप अभी प्राप्त करते हैं तो 500 रुपए का आपको अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा इसके अंतर्गत। लेकिन आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, BSN50, BSN मतलब बिहार स्टाफ नर्स 500, BSN 500, ये कूपन कोड आप यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको 500 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। और ये कूपन कोड मात्र 6 मई तक की क्या है, 6 मई तक की वैलिड है, ये भी याद रखना, 6 मई तक की वैलिड है भाई ये। उसके बाद आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो 6 मई तक वैलिड है BSN 500, ठीक है। अगर बिहार स्टाफ नर्स की अगर आप तैयारी करते हैं, शानदार और जानदार तरीके से करवाई जाती है। आप सभी बच्चों को पता है उत्कर्ष जो परिवार है उसने कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है आज तक, ठीक है, ये याद रखना। असेस इसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी आपके पास अवेलेबल होगी। कोई बच्चा अगर लाइव नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड ले सकता है, ठीक है। क्लास की PDF भी अवेलेबल होगी, टेस्ट एंड क्विज भी समय समय पर होंगे, ठीक है, याद रखना। और इसके रिगार्डिंग में ये तो बात करिए कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बच्चा प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहता है, ठीक है, याद रखना। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये 4500 रुपए जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे मत सोचना सर 4500 का खर्चा हो गया, नहीं, दिस इज ए इन्वेस्टमेंट। अगर आप 4500 लग के और मेहनत करके अगर आप जॉब लग जाते हैं तो आपको पूरी जिंदगी रिटर्न मिलेगा इसका, ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी है भाई, ठीक है, पूरी जिंदगी रिटर्न मिलता है। तो आप 4500 रुपए देकर जॉब लगते हैं तो कितने लाखों करोड़ों रुपए ले सकते हैं सरकार से। क्यों? आप मेहनत करेंगे, जॉब करेंगे तो सरकार देगी आपको, ठीक है, क्योंकि आप कैपेबल है सर, ठीक है, ये याद रखना। तो इसी रिगार्डिंग अगर जल्दी आपको प्राप्त करना है तो 500 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट इसके अंतर्गत दिया जा रहा है, ये भी बात याद रखना। कोई बच्चा है वो कहेगा कि सर मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूं, मेरे को लेना है, मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, लाइव जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड पड़ी रहेगी। क्लास की जो PDF है जो यहाँ पैनल पे लिखवाई जाती है वो भी उसके अंदर अवेलेबल होगी। आप बाद में लेके आराम से सफिशिएंट करके नोट्स बना लो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार हमें बिहार स्टाफ नर्स को क्रैक करना है सर। अगर ये माइंड में टारगेट एक बार सेट कर लिया तो इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।